भारतीय न्याय संहिता 2023। आज हम इसी नए कानून के बीएनएस के कुछ बुनियादी मगर बेहद अहम हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे जी। और हमारा मकसद है खासकर विधि के छात्रों के लिए और कानून में रुचि रखने वालों के लिए इसके प्रावधानों को आसान भाषा में समझना। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि हर धारा का सार समझें, कानूनी भाषा को सरल बनाएं और ये देखें कि व्यावहारिक रूप से इनका क्या मतलब है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 2 से। जी। इसका शीर्षक है दंडों के विषय में। जी, अध्याय 2 दंडों के विषय में। ये क्या बताता है, मतलब किस किस तरह की सजाएं हैं अब? हाँ, तो इसमें सबसे पहली धारा है धारा 4, जो अलग अलग दंडों की सूची देती है। धारा 4 दंड। कानून कहता है अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दायी हैं वे हैं क मृत्यु, ख आजीवन कारावास, ग कारावास जो 2 प्रकार का है अर्थात क कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, दूसरा सादा, घ संपत्ति का संपहरण, अंग जुर्माना, च सामुदायिक सेवा। ओह, तो इसमें 6 तरह के दंड हो गए। हाँ, मुख्य रूप से 6। पहला मृत्यु दंड, डेथ पेनल्टी, जो सबसे गंभीर अपराधों के लिए है। ठीक है। दूसरा आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तीसरा है कारावास, इम्प्रिजनमेंट। और इसके 2 प्रकार बताए हैं, कठिन और सादा। जी हाँ, कठिन रिगरस, जिसमें सजा के साथ कठोर शारीरिक श्रम भी शामिल है, और दूसरा सादा सिंपल, जिसमें श्रम नहीं होता। अच्छा, और बाकी 3 कौन से? चौथा है संपत्ति का समापहरण, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कुछ मामलों में अपराधी की संपत्ति सरकार जब्त कर सकती है। 5वां है जुर्माना, फाइन। ये तो काफी आम है, कई अपराधों में अकेले या कारावास के साथ लगता है। हाँ। और छठा जो एक अहम बदलाव है वो है सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस। Yes। ये तो शायद आईपीसी में इस तरह से नहीं था। नहीं, ये बीएनएस में एक नए दंड के रूप में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। इसमें अपराधी को समाज के लिए कुछ घंटे मुफ्त सेवा करने का आदेश दिया जा सकता है। जैसे क्या हो सकता है इसमें? जैसे पार्क की सफाई, किसी सामाजिक अभियान में मदद करना, इस तरह के काम। ये छोटे अपराधों के लिए एक सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ये तो काफी दिलचस्प है। तो अगर हम धारा 4 को संक्षेप में देखें तो मुख्य बातें क्या हुई? देखिए, संक्षेप में पहला, बीएनएस में 6 मुख्य दंड हैं। मृत्यु, आजीवन कारावास, कारावास जो कठिन या सादा हो सकता है, संपत्ति संपहरण, जुर्माना और सामुदायिक सेवा। ठीक है। दूसरा, कारावास 2 तरह का है, एक जिसमें कठोर श्रम है यानी कठिन, और दूसरा बिना श्रम वाला यानी सादा। और तीसरा सामुदायिक सेवा, ये एक नए प्रकार के दंड के तौर पर शामिल है। ठीक है। अब मान लीजिए किसी को सजा हो गई, क्या उस सजा को बाद में बदला जा सकता है, शायद कम किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, इसी के लिए अगली धारा है धारा 5। यह है दंडादेश का लघुकरण, मतलब कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। अच्छा। धारा 5 दंडादेश का लघुकरण ये कहती है समुचित सरकार अपराधी की सम्मति के बिना इस संहिता के अधीन किसी दंड का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474 के अनुसार किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकेगी। समुचित सरकार और अपराधी की सहमति के बिना भी। जी हाँ। समुचित सरकार मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये केंद्र सरकार भी हो सकती है और राज्य सरकार भी। ये इस पर निर्भर करता है कि अपराध किस तरह का है और किस कानून के तहत हुआ है। अच्छा। और हाँ, इसके लिए अपराधी की सहमति, उसकी कंसेंट जरूरी नहीं है। सरकार सजा को कम कर सकती है, जैसे मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकती है या कठोर कारावास को सादा कारावास में। ये सरकार अपने विवेक से करती है। हाँ, पर इसके लिए प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 की धारा 474 में दी गई है। आमतौर पर ये विशेष परिस्थितियों में होता है। तो धारा 5 की मुख्य बातें क्या हुई? मुख्य बातें ये हैं, समुचित सरकार यानी केंद्र या राज्य सजा को कम कर सकती है। अपराधी की सहमति इसके लिए जरूरी नहीं है। ये प्रक्रिया बीएनएसएस की धारा 474 के अनुसार होती है। सरकार कौन सी होगी ये अपराध की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते। कभी कभी सजा की अवधि के हिस्से मतलब फ्रैक्शंस की गणना करनी पड़ती है, जैसे 1/4 या आधा। आजीवन कारावास के मामले में ये कैसे होता है? इसके लिए धारा 6 एक नियम बताती है। क्या नियम है? धारा 6 दंडावधियों की भिन्नों की गणना ये कहती है
दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में अत्यंत उपबंधों के लक्षणाएं आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाएगा। 20 वर्ष? तो क्या आजीवन कारावास सिर्फ 20 साल का होता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजीवन कारावास का मतलब जीवन भर का कारावास ही है। ये 20 साल का आंकड़ा सिर्फ तब इस्तेमाल होता है जब किसी नियम के तहत सजा के किसी हिस्से, किसी भिन्न की गणना करनी हो। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? मान लीजिए किसी कानून में लिखा है कि जुर्माना न देने पर मुख्य सजा की अधिकतम 1/4 अवधि तक अतिरिक्त कारावास हो सकता है। हाँ। और अगर मुख्य सजा आजीवन कारावास है तो उस 1/4 की गणना के लिए आजीवन कारावास को 20 साल माना जाएगा। तो 20 का 1/4 हुआ 5 साल। मतलब उस स्थिति में अधिकतम 5 साल का अतिरिक्त कारावास दिया जा सकता है। समझ गई। ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए है? बिल्कुल, सिर्फ गणना के उद्देश्य से। तो धारा 6 का सार बस इतना ही है? हाँ, बहुत सीधा है। ये सजा की अवधि के भिन्नों की गणना का नियम है और गणना के लिए आजीवन कारावास को 20 साल के बराबर माना जाएगा। ठीक है। हमने धारा 4 में देखा कि कारावास कठिन या सादा हो सकता है। ये कौन तय करता है कि सजा कठिन होगी या सादा? इसका जवाब धारा 7 में है। अच्छा। धारा 7 दंडादेश कारावास के कतिपय मामलों में ये कहती है, प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें कोई अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा या यह कि ऐसा संपूर्ण कारावास सादा होगा या यह कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन और शेष सादा होगा। मतलब ये कोर्ट तय करेगा? जी हाँ, न्यायालय। लेकिन ये तभी जब कानून उस अपराध के लिए कठिन और सादा दोनों तरह के कारावास का विकल्प देता हो। तो कोर्ट क्या देखेगा ये तय करते हुए? कोर्ट मामले के तथ्य, अपराध की गंभीरता, अपराधी का पिछला रिकॉर्ड, इन सब बातों पर विचार करके तय कर सकता है कि पूरी सजा कठिन हो या पूरी सादा या कुछ हिस्सा कठिन और बाकी सादा। यानी न्यायालय को इसमें काफी विवेक का अधिकार है। जी बिल्कुल। तो धारा 7 की मुख्य बातें। न्यायालय तय करता है कि कारावास कठिन होगा या सादा या दोनों का मिश्रण, और ये अधिकार वही है जहां कानून दोनों विकल्प देता है। ठीक है। अब एक बहुत ही व्यवहारिक स्थिति पर आते हैं, जुर्माना। अगर किसी पर जुर्माना लगा और वो भरता नहीं है तो क्या होगा? इसके लिए धारा 8 में काफी विस्तार से बताया गया है। ये जुर्माना ना देने पर कारावास के बारे में है। पूरी धारा पढ़ने की बजाय मैं इसके मुख्य बिंदु बताता हूँ। हाँ प्लीज। पहला, अगर कानून ने जुर्माने की कोई ऊपरी सीमा नहीं बताई है तो अदालत कितना भी जुर्माना लगा सकती है, पर वो बहुत ज्यादा मतलब अत्यधिक में ही होना चाहिए। अच्छा। दूसरा, अगर कोई जुर्माना नहीं भरता तो अदालत उसे अतिरिक्त कारावास की सजा दे सकती है। ये कारावास मुख्य सजा के अलावा होगा। ये अतिरिक्त कारावास कितना लंबा हो सकता है? इसकी कोई सीमा है? हाँ है। अगर अपराध ऐसा है जिसमें कारावास और जुर्माना दोनों की सजा है, तो जुर्माना न भरने पर जो अतिरिक्त कारावास मिलेगा वो उस अपराध के लिए तय अधिकतम कारावास के 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकता। और ये कठिन होगा या सादा? ये वैसा ही हो सकता है जैसा मुख्य अपराध के लिए दिया जा सकता था। मतलब कठिन भी हो सकता है, सादा भी। और अगर अपराधी सिर्फ जुर्माने वाला हो, जैसे कोई छोटा ट्रैफिक नियम तोड़ना? हाँ, उस स्थिति में अगर जुर्माना नहीं भरा जाता तो कारावास केवल सादा ही होगा। और उसकी अवधि? वो जुर्माने की रकम पर निर्भर करेगी। 5,000 रुपए तक के जुर्माने के लिए 2 महीने तक, 10,000 रुपए तक के लिए 4 महीने तक, और उससे ज्यादा रकम के लिए अधिकतम 1 साल तक का सादा कारावास। अच्छा। और अगर सजा काटते हुए व्यक्ति जुर्माना भर दे तो, या कुछ हिस्सा भर दे, तो अतिरिक्त कारावास तुरंत खत्म हो जाएगा। अगर पूरा जुर्माना भर दिया और कुछ हिस्सा भरा तो कारावास की अवधि उसी अनुपात में कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 1,000 रुपए जुर्माना ना भरने पर 4 महीने की सजा मिली। 1 महीने बाद उसने 750 रुपए भर दिए, यानी 3/4। हाँ। तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि उसने बची हुई 3/4 सजा के अनुपात में जुर्माना भर दिया है। ये तो ठीक है। अच्छा, जुर्माना वसूलने की भी कोई समय सीमा होती है क्या? हाँ होती है। जुर्माना सजा सुनाई जाने के 6 साल के अंदर, या अगर कारावास की अवधि 6 साल से ज्यादा है तो उस अवधि के दौरान वसूला जा सकता है। और अगर अपराधी की मृत्यु हो जाए तो भी उसकी संपत्ति से ये जुर्माना वसूला जा सकता है। मतलब मृत्यु से संपत्ति इस देनदारी से मुक्त नहीं होती। ओह, ये तो महत्वपूर्ण है। तो धारा 8 के मुख्य बिंदु क्या हुए? काफी सारी बातें हैं इसमें। हाँ, ये जरूरी धारा है। संक्षेप में, जुर्माना अत्यधिक न हो, न भरने पर अतिरिक्त कारावास संभव है। ठीक है। इस अतिरिक्त कारावास की अवधि की सीमा आमतौर पर 14 और प्रकृति कठिन सादा तय है।
सिर्फ जुर्माने वाले अपराधों में डिफॉल्ट कारावास सादा होगा और अवधि जुर्माने की रकम पर निर्भर करेगी। जुर्माना भरने पर पूरा या अनुपातिक कारावास खत्म या कम हो जाता है और जुर्माना वसूलने की समय सीमा है। मृत्यु के बाद भी संपत्ति जिम्मेदार रहती है। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही काम से कई अपराध बन जाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। ऐसे में सजा कैसे तय होगी? क्या हर अपराध के लिए अलग अलग सजा मिलेगी? नहीं, इसके लिए धारण 9 है। क्या कहती है ये? धारण 9 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। इसका मूल सिद्धांत यह है कि अगर कोई एक काम ऐसा है जो एक से ज्यादा अपराध की परिभाषा में आता है या कई काम मिलकर एक अलग अपराध बनाते हैं, तो अपराधी को उन अपराधों में से किसी एक के लिए जो अधिकतम सजा दी जा सकती है उससे ज्यादा कठोर सजा नहीं मिलेगी। अच्छा, उदाहरण से समझाएंगे? जरूर। मान लीजिए कोई किसी को लाठी से 50 बार मारता है। हाँ। तकनीकी रूप से हर चोट एक अपराध हो सकती है, पर उसे पूरी मारपीट के लिए एक ही सजा मिलेगी जो उस अपराध के लिए तय है। ऐसा नहीं कि 50 बार सजा दी जाएगी। लेकिन अगर वो उसी मारपीट के दौरान बीच बचाव करने आए किसी तीसरे व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाता है तो वो एक अलग काम माना जाएगा और उसके लिए अलग से सजा हो सकती है। समझ गई। तो ये सजा को अनुपात में रखने का एक तरीका है। जी हाँ। धारा 9 की मुख्य बातें क्या हैं? संक्षेप में, एक ही काम से कई अपराध बने तो सजा की एक सीमा है। सजा उनमें से किसी एक अपराध की अधिकतम सजा से ज्यादा नहीं होगी, पर अलग अलग लोगों के खिलाफ अलग अलग काम हो तो वो अलग दंडनीय हो सकते हैं। ठीक है। अब एक और स्थिति सोचें। मान लीजिए अदालत को लगता है कि व्यक्ति दोषी तो है, पर यह पक्का नहीं हो पा रहा कि उसने कई मिलते जुलते अपराधों में से कौन सा वाला किया है। हाँ, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। इसके लिए धारा 10 है। अच्छा। धारा 10 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर अदालत ये पाती है कि व्यक्ति ने कई अपराधों में से कोई एक तो किया है, पर यह संदेह है कि ठीक कौन सा वाला, तो उसे उस अपराध के लिए सजा मिलेगी जिसके लिए सबसे कम दंड तय है। ओह, ये तो अभियुक्त के पक्ष में जाता है। हाँ, एक तरह से यह संदेह का लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट देने जैसा है, पर यह तभी लागू होगा जब उन संभावित अपराधों के लिए सजा अलग अलग हो। अगर सबकी सजा बराबर है तो फिर यह धारा लागू नहीं होगी। ठीक है। तो धारा 10 के मुख्य बिंदु? जब अपराध की निश्चितता पर संदेह हो तो सजा कैसे तय होगी ये बताती है, और अगर सजाएं अलग अलग हैं तो सबसे कम सजा वाले अपराध का दंड लागू होगा। चलिए, अब आते हैं एकांत परिरोध पर, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये क्या होता है और कब दिया जा सकता है? इसके बारे में धारा 11 और 12 में बताया गया है। पहले धारा 11 देखते हैं। धारा 11 एकांत परिरोध ये कहती है कि जिन अपराधों के लिए अदालत कठिन कारावास यानी रिगरस इम्प्रिजमेंट दे सकती है, सिर्फ उन्हीं मामलों में अदालत सजा के एक हिस्से के तौर पर एकांत परिरोध का आदेश भी दे सकती है। एकांत परिरोध मतलब बिल्कुल अकेले रखना? हाँ, कैदी को कुछ समय के लिए बिल्कुल अकेले दूसरों से अलग रखा जाता है। इसकी कोई समय सीमा है? कितना एकांत परिरोध दिया जा सकता है? हाँ, इसकी कुल अवधि सीमित है और ये मुख्य कारावास की कुल अवधि पर निर्भर करती है। अगर कारावास 6 महीने तक का है तो अधिकतम 1 महीना। अच्छा। अगर 6 महीने से 1 साल तक का है तो अधिकतम 2 महीने, और अगर सजा 1 साल से ज्यादा है तो कुल मिलाकर अधिकतम 3 महीने का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। 3 महीने लगातार अकेले, ये तो बहुत ज्यादा लगता है। नहीं, लगातार नहीं। यहीं पर धारा 12 काम आती है। वो इसके निष्पादन मतलब एग्जीक्यूशन की सीमाएं तय करती है। क्या सीमाएं हैं? धारा 12 एकांत परिरोध की अवधि ये साफ करती है कि एकांत परिरोध एक बार में 14 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता। सिर्फ 14 दिन? हाँ, एक बार में अधिकतम 14 दिन, और इतना ही नहीं, 2 बार के एकांत परिरोध के बीच कम से कम उतने ही दिनों का गैप अंतराल होना जरूरी है जितने दिन का पिछला एकांत परिरोध था। अच्छा, मतलब 14 दिन रखा तो फिर कम से कम 14 दिन का गैप देना होगा। बिल्कुल। और अगर कुल सजा 3 महीने से ज्यादा है तो एक और नियम है। वो क्या है? कि किसी भी 1 महीने में कुल मिलाकर 7 दिन से ज्यादा एकांत परिरोध नहीं दिया जा सकता, और यहाँ भी 2 अवधियों के बीच कम से कम 7 दिन का गैप जरूरी है। ये नियम शायद कैदी की मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाए गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये काफी सख्त सजा है, इसलिए इसे बहुत सीमित तरीके से ही लागू करने का प्रावधान है। तो धारा 11 और 12 के मुख्य बिंदु क्या हुए? संक्षेप में, एकांत परिरोध सिर्फ कठिन कारावास वाले मामलों में संभव है और कुल अवधि अधिकतम 3 महीने तक हो सकती है, जो सजा पर निर्भर करता है। ये धारा 11। ठीक। एक बार में ज्यादा से ज्यादा 14 दिन और बीच में उतना ही गैप जरूरी है। ये धारा 12।
और अगर सजा 3 महीने से ज्यादा है तो किसी भी महीने में कुल 7 दिन से ज्यादा नहीं, और यहाँ भी गैप जरूरी है। ये भी धारा 12। समझ गए। अब अध्याय 2 की आखिरी धारा, धारा 13, ये बार बार अपराध करने वालों से संबंधित लगती है। पूर्व दोष सिद्धि के बाद वर्धित दंड। हाँ, ये एनहेंस्ड पनिशमेंट की बात करती है, मतलब बढ़ी हुई सजा। किन मामलों में? धारा 13 पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात वर्धित दंड ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बीएनएस के अध्याय 10 जो लोक सेवकों से संबंधित अपराधों के बारे में है, या अध्याय 17 जो संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में है, के तहत किसी ऐसे अपराध के लिए पहले दोषी ठहराया जा चुका है जिसकी सजा 3 साल या उससे ज्यादा का कारावास थी, और वो फिर से इन्हीं अध्यायों के तहत किसी ऐसे ही अपराध का दोषी पाया जाता है जिसकी सजा 3 साल या उससे ज्यादा है, तो उसे ज्यादा कठोर सजा दी जा सकती है। कितनी ज्यादा सजा मिल सकती है? उसे आजीवन कारावास तक या 10 साल तक का कठिन या सादा कारावास दिया जा सकता है। ये प्रावधान खासकर आदतन अपराधियों, हैबिचुअल ऑफेंडर्स को रोकने के लिए है, विशेष रूप से संपत्ति संबंधी या लोक सेवकों के विरुद्ध गंभीर अपराधों में। अच्छा, तो धारा 13 की मुख्य बातें। तो कुछ खास अध्यायों 10 और 17 के गंभीर अपराधों में जिनकी सजा 3 साल प्लस है, दोहराव पर सजा बढ़ाई जा सकती है। पिछली और मौजूदा दोनों दोष सिद्धि ऐसे ही अपराधों के लिए होनी चाहिए, और बढ़ी हुई सजा आजीवन कारावास या 10 साल तक हो सकती है। तो ये था अध्याय 2, जिसमें हमने बीएनएस के तहत दी जाने वाली सजाओं और उनसे जुड़े नियमों को समझा। काफी विस्तार से चर्चा हुई। हाँ, ये दंड विधान का आधार है। किसी भी दंड विधान का मकसद ही होता है अपराध बताना, सजा तय करना, और साथ ही ये भी बताना कि कब कोई आपराधिक जिम्मेदारी से बच सकता है। बिल्कुल। इन प्रावधानों की साफ समझ होना, न्याय प्रणाली कैसे काम करती है और कानूनी तर्क कैसे बनते हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ। और जैसा हम अक्सर करते हैं, आज की चर्चा के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। कानून किस तरह सजा की निश्चितता, मतलब कि अपराध होगा तो सजा मिलेगी, और उन अपवादों के बीच संतुलन बनाता है जहां इंसान की नीयत, उसकी समझ की भूल या बाहरी दबाव उसे जिम्मेदारी से मुक्त कर देते हैं। न्याय की बड़ी तस्वीर में ये संतुलन कितना नाजुक और कितना जरूरी है, इस पर विचार किया जा सकता है। तो आज हमने भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 2 में अलग अलग दंडों और उनसे जुड़े नियमों को समझा। अगला चैप्टर देखने के लिए प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और एग्जाम प्रेप टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।